अच्छा जी, पाकिस्तान अफेयर के मॉक सेशन का तीसरा पेपर। और इसमें आपको मैंने 8 क्वेश्चंस दिए थे और 8 क्वेश्चंस को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, 4-4 के जी आपने 2-2 करने। ये पेपर बिल्कुल FA BA लेवल पर इसमें से 70-80% चीजें आप पढ़ते हैं, लेकिन हम इनको CSS लेवल पर इग्नोर कर देते हैं, देखते ही नहीं इनको ज्यादातर। हमारी FA की BA की किताबें भरी हुई हैं इन टॉपिक से, और खुदा ना खास्ता अगर वो चाहे तो इस पूरे पेपर को उठा के अगर वो दे दे तो ये भी तो पाक फेर ही है ना जी। तो जनरली हम इन चीजों को मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर देते हैं। हम जो CSS के टीचर्स हैं हम भी ये अज्यूम करते हैं कि ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जी, ये तो स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। सही है जी। तो ज्यादातर हम फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, लीगल डायमेंशंस, फ्रीडम मूवमेंट की, नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी समझाना, पोस्ट पार्टीशन की चीजें समझाना, कुछ इश्यूज करा देना, यही काम करते हैं। सब जगह पे यही होता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा इशू है। तो हमें फिर प्रिपेयर रहना चाहिए। इस तरह के भी हमारे पास 8-10 सवाल अगर हमने तैयार किए हों तो हम खुदा ना खास्ता अगर पूरा पेपर ही इस पैटर्न पे आ गया तो फिर क्या करेंगे। सो देखते हैं जी। पहला सवाल उसने किया, ट्रेस द रोल ऑफ लिंगुआ फ्रैंका। स्पेशली इन ए मल्टी एथनिक कंट्री लाइक पाकिस्तान। तो लिंगुआ फ्रैंका का रोल ट्रेस करेंगे। अब लिंगुआ फ्रैंका है क्या? लिंगुआ फ्रैंका वो लैंग्वेज जो चाहे मेजॉरिटी स्पीकिंग ना हो, बट पीपल में interact easily in that language। या चाहे वो मेजॉरिटी स्पीकिंग हो भी तो वो तो ऑटोमेटिकली लिंगुआ फ्रैंका बन गई, वो तो मेजॉरिटी की लैंग्वेज हो गई। लिंगुआ फ्रैंका जिसमें इजीली लोग आपस में इंटरेक्ट कर लें। सो पाकिस्तान के केस में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, सिंस बिगिनिंग, जब हमारी क्रिएशन हुई है तो हम तो एक मल्टी एथनिक तो हैं जी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। आप वो एक्सप्लेन करेंगे कि हम कैसे मल्टी एथनिक हैं। हमारे तो इवन जो प्रोविंसेस हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे नहीं डिवाइडेड, ये लिंगुअल ग्राउंड्स पे डिवाइडेड है। जुबान की बुनियाद, एथनिसिटी की बुनियाद पे डिवीजन है सूबों की लार्जली। और उन प्रोविंसेस के अंदर भी फिर फर्दर एथनिक डिवीजन, बलोच पख्तून की डिवीजन हो जाए किसी सूबे में, किसी सूबे में हजारा पख्तून की डिवीजन हो जाए, किसी सूबे में पंजाबी सराइकी की डिवीजन हो जाए, या किसी सूबे में सिंधी मुहाजिर की डिवीजन हो जाए। तो हम तो विद इन प्रोविंसेस भी फर्दर आगे मल्टी एथनिक यूनिट है। अब के लिए, और जब ईस्ट पाकिस्तान साथ था तो वहां पे भी फिर बंगाली बंगाली भी थे और मुहाजिर भी थे। जाहिर है हिजरत तो लोगों ने उस तरफ भी की थी। सही है जी। सो हाँ, यस, ये बात तो ट्रू है कि हम एक मल्टी एथनिक सोसाइटी, एक मल्टी एथनिक सोसाइटी में सबसे बड़ा इशू वो उसकी नेशनल लैंग्वेज का बनता है। नेशनल लैंग्वेज ये सबसे बड़ा इशू बनता है। कौमी जुबान कौन सी होगी? नेशनल लैंग्वेज। एक मल्टी एथनिक सोसाइटी में हमारे पास 2 केस स्टडीज हैं मल्टी एथनिक कंट्रीज की। 2 केस स्टडीज बहुत है, बताना आप और बताना चाहते हैं आप गूगल कर सकते हैं। 2 ऐसी केस स्टडीज जहां पर
नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर ही नहीं की गई। उन्होंने कहा जी इस पंडोरा बॉक्स में पढ़ना ही नहीं। एक केस स्टडी हमारे पास यूएस है, ऑफ कोर्स मल्टी एथनिक हमेशा से था जी, जो यूएस हिस्ट्री वाले हैं वो तो इसको समझ सकते हैं। नॉर्थ में मुख्तलिफ पॉपुलेशन, साउथ में नेचर पॉपुलेशन की मुख्तलिफ। फिर 1880s से 1900 तक में जो यूरोप से लोग आए उसमें इटालियंस भी फिर आ गए, फिर ईस्टर्न यूरोप से भी लोग आ गए। पहले जर्मन्स भी थे, आयरिश भी थे, ब्रिटिश भी थे, डच भी थे, फ्रेंच भी थे, सो मल्टी एथनिक। तो यूनाइटेड स्टेट्स में कोई नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड नहीं है। दूसरी तरफ केस स्टडी देख लेते हैं इंडिया की। इंडिया एक मल्टी एथनिक जो है वो कंट्री है जी, इंडिया भी। 28 तो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इंडिया में, पूरे लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया में। और ये जो 28 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ये मिनिमम जो क्राइटेरिया पे इसको रखा जाता है कि मिनिमम क्राइटेरिया इन जो इसका है लैंग्वेजेस का मिनिमम क्राइटेरिया कि एटलीस्ट एक प्रोविंस या एक स्टेट जिसमें ये मेजॉरिटी में बोली जा रही है। तो 28 तो इनकी लैंग्वेजेस हैं जी बड़ी जो बोली जाती हैं। लेकिन इंडिया में भी कोई नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड नहीं है। इन द केस ऑफ पाकिस्तान इशू ये सरफेस हुआ जी कि यहां सिंस बिगिनिंग नेशनल लैंग्वेज का इशू बन गया। हम इससे इजीली डिविएट कर सकते थे, लेकिन हमने लिंगुआ फ्रैंका को नेशनल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की। और हमारे प्रोविंसेस जो कि एथनिक यूनिट रहे, खास तौर पे ईस्ट पाकिस्तान, तो हमारा लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज का इशू ये डेवलप होना शुरू हो गया। सो सिंस बिगिनिंग ही हम इसका शिकार रहे हैं। जो इसके सपोर्टर हैं वो ये समझते हैं कि एक लैंग्वेज जिसमें सब इंटरेक्ट कर सके होनी चाहिए। जो इसके अगेंस्ट हैं या थे वो ये समझते थे कि भाई मेजॉरिटी जो लैंग्वेज बोलती उसको नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए। हम इसमें से इजीली बच भी सकते थे बाय नॉट डिक्लेयरिंग एनी लैंग्वेज एज नेशनल लैंग्वेज, जरूरत ही नहीं थी। इन तमाम कंट्रीज में, यूएस में, इंडिया में, यूएस में ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ऑफिशियल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेशनल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडिया में हिंदी एंड इंग्लिश ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, सरकारी खत खताबत के लिए जो जुबान यूज होती है। तो हम भी इसने कर लेते हैं। हमारे यहाँ किया भी, बोगरा ने इसको जरा और तरीके से देखा सेंटिमेंट्स को। उन्होंने कहा जी जिसने जो बनानी है लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज बना ले। उर्दू भी बन गई, बंगाली भी बन गई, और किसी ने बनानी है वो भी बना ले। सही, लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। और उसके बाद फिर इम्पोज की गई लिंगुआ फ्रैंका ऑन प्रोविंसेस विदाउट देयर कंसेंट, स्पेशली दैट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। सो ये हमारे इश्यूज डेवलप हुए इस लिंगुआ फ्रैंका को नेशनल लैंग्वेज बनाने के चक्कर में। जो इसके एडवोकेट्स थे उनका यह ख्याल था कि उर्दू ही तो वो लैंग्वेज है, वो मीडियम है जिसने मुस्लिम नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन किया इन यूनाइटेड इंडिया। सो उर्दू को अगर हम छोड़ देंगे एज ए नेशनल लैंग्वेज तो फिर पाकिस्तानी नेशनलिज्म, उसके क्रेडेंशियल्स वीक हो जाएंगे जो इसके सपोर्टर थे। और जो हमारा दूसरा फिर फेज है वो 1973 या 1971 आप कह लें, उसके बाद का पोस्ट 1971। पोस्ट 1971 में भी ये लैंग्वेज का इशू गो के नेशनल लैंग्वेज के तौर पे तो एड्रेस हो गया। उसमें तो ऐसी सच कोई नहीं हमें डिबेट नजर आती कि उर्दू नेशनल लैंग्वेज। जो वेस्ट पाकिस्तान रिमेनिंग रह गया उसमें एक्सेप्टेंस हो गई उसकी। लेकिन इंग्लिश ने ही एक्ट किया एज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उर्दू की तरफ रिप्लेस हो जाएंगे।
जो कि आज की तारीख तक, जब हम ये रिकॉर्ड करें सेशन, ये मुकम्मल रिप्लेस नहीं हुए आप। सो इट मीन्स कि ठीक है, कन्फ्रंटेशन इश्यूज तो नहीं आए, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रोविंसेस की अगर एग्जांपल ले लें तो अब तो पंजाब में भी ये ट्रेंड शुरू हो गया, लेकिन सिंध में एंड अदर प्रोविंसेस में सूबाई असेंबली में होने वाली डिबेट्स उनकी उसी रीजनल या एथनिक लैंग्वेज में होती हैं। सही है जी, 100% तो नहीं, लेकिन को करना चाहे तो करे। पंजाब में ये कल्चर अब मोस्ट रिसेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप हुआ, लेकिन एज अ सटायर, वर्किंग में नहीं, एज अ सटायर। तो प्रोविंसेस में भी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस का कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी मौजूद है। सो हैविंग सेड दैट कि उर्दू जो आपकी इन बिटवीन टेंटेटिव 14 to 18% पॉपुलेशन, वो उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और उसको एज अ सोर्स ऑफ यूनिटी, इस पर सीरियस इश्यूज हैं जो हम अनफॉर्चुनेटली अपनी तारीख में एड्रेस नहीं कर सके। और जहां तक उर्दू लिटरेचर की बात है, तो उर्दू लिटरेचर में अदर देन पोएट्री, और पोएट्री में भी स्पेसिफिक पोएट्री के भी एस्पेक्ट्स, ना तो आपका लिटरेचर ना आपकी फिक्शन नेशनलिज्म की कॉज को नहीं बढ़ा सके, विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जांपल ऑफ एक दो नॉवल और एक दो फिक्शन। ज्यादातर उसने तो सोशल एस्पेक्ट्स को आपके लिटरेचर ने, और आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी को, रिलीजियस एफिलिएशंस को, इनको टारगेट किया। सो वो भी उर्दू लिटरेचर भी लार्जली नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स के लिए जो उसके क्लेम थे उनको नहीं एड्रेस कर सके। सो ये सवाल ये बताना इसलिए ज्यादा जरूरी था इसको डिटेल में, क्योंकि ये हटके है, यूनिक चीज है, तो इसलिए जरा इस सवाल को डिटेल में बताना जरूरी था। ऐसे सवालात के इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बनाना बड़ा मजेदार काम है। मैं ऐसे सवाल का इंट्रोडक्शन बनाऊंगा तो मैं कहूंगा कि लिंगुआ फ्रैंका, इसका पर्पस मेरली इंटरेक्शन है जी। लिंगुआ फ्रैंका जब आप इंपोज करने जाएंगे तो डिस्टरबेंसेस होंगी। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है अंडर अपार्थाइड मूवमेंट। अपार्थाइड रजीम ने अफ्रीकानाज इसको इंपोज करने की कोशिश की साउथ अफ्रीका में, कोलैप्स हो गए। सो लिंगुआ फ्रैंका का पर्पस इंटरेक्शन है। इसको किसकी जब आप इंपोजिशन में जाना शुरू होंगे तो प्रॉब्लम होगी, और इसकी बड़ी एग्जांपल साउथ अफ्रीका है। समझ आ रही जी? सो पॉलिटिकल पर्पस के लिए या नेशनलिस्टिक पर्पस के लिए जब भी आप लिंगुआ फ्रैंका को यूज करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, एंड पाकिस्तान बीइंग नो एक्सेप्शन। हाँ, आप कंसेंसस डेवलप कर लें और तब उसको आप राइज कर ले, वो एक अलग बात है, लेकिन जब इंपोज करेंगे मतलब आप कंसेंसस नहीं कर रहे। तो शुरू से इशू हुए थे हमें इस पे। ऐसे सवाल के मैं कंक्लूजन में आऊंगा तो मैं कहूंगा कि लिंगुआ फ्रैंका को ये ना समझें कि ये मेजॉरिटी की लैंग्वेज नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती। पूरी दुनिया की लिंगुआ फ्रैंका इस वक्त इंग्लिश है। लीडरशिप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं लार्जली। इंपोज तो नहीं है, रशियंस नहीं करते, चाइनीज नहीं करते, फ्रेंच नहीं करते, लेकिन लार्जली दुनिया के लिंगुआ फ्रैंका वो
इंग्लिश ही है, और उसी में दुनिया लार्जली इंटरेक्ट करती है। तो क्या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आप लिंग्वा फ्रेंका की इम्पोजिशन को देख सकते हैं कि जी इंग्लिश में बात करो, आपस में जब भी इंटरेक्शन करनी इसी में होगी, आप नहीं कर सकते। सो इसी पैटर्न को अगर स्टेट्स जो लिंग्वा फ्रेंका को फॉलो करती हैं, अगर टाइमली समझ जाती तो बड़े नुकसानात से बच जाती। मैं इस तरह का कंक्लूजन लिखूंगा इस सवाल का। ये मैंने ज्यादा डिटेल में कराया क्योंकि हट के सवाल था, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, आई डोंट नो, मेरी को गारंटी नहीं है, लेकिन इस तरह के पेपर की भी तैयारी होनी चाहिए। एवरीथिंग इज पाकिस्तान फेयर। मोहम्मद बिन कासिम ने जब 712 में उसके घोड़े हिंदुस्तान में दाखिल हुए और सिंध की धरती में दाखिल हुए, उस वक्त से लेके आज तक हर चीज पाकिस्तान फेयर है, तो वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता। सो आपने वहां मुंह तो एक दूसरे का नहीं ना देखना। सेकेंड जी, वो कहता है मल्टी डायमेंशनल हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान। सवाल में क्या गया आपको कि आपकी जो कल्चरल हेरिटेज है वो है ही मल्टी डायमेंशनल, उसके हिस्टोरिकल एवोल्यूशन उसके ट्रेस करें। क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। हम FA BA में इसको देख के आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आके लोगों स्टूडेंट्स को लगता था कि है ये क्या हो गया हमारे साथ। तो ये मल्टी डायमेंशनल कहाँ से हैं जी? ये मल्टी डायमेंशनल को समझने के लिए हमें 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। अगेन 3 आर्गुमेंट्स आ जाएंगे। कॉन्क्वेस्ट जो इंडिया में हुई, कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया बाय मुस्लिम्स, एक तो ये समझनी पड़ेगी। दूसरी, रोल ऑफ सूफी सेंट्स, या सॉरी रोल नहीं, अराइवल ऑफ सूफी सेंट्स, इनको समझना पड़ेगा। और तीसरा उसके बाद फिर द मुगल्स, मुगल्स को समझना पड़ेगा। ये 3 मुख्तलिफ डायनामिक्स के जिनके जरिए हमारी कल्चरल हेरिटेज डेवलप हुई। इसके बाद एक चौथा भी है जिसको अभी इनको देख लें पहले, उसके बाद फिर उसको देखें जो इनसे ज्यादा पुराना है, लेकिन इन पहले को देख लें। कॉन्क्वेस्ट जी 2 तरह से हुई हमारे यहाँ। एक वो कॉन्क्वेस्ट है जो अरब्स ने की, डिटेल बता देंगे, और एक वो कॉन्क्वेस्ट है जो तुर्क्स और अफगान्स ने की। ये अपने साथ अपनी सोशल वैल्यूज और कल्चरल प्रैक्टिसेस लेके आए, ये अपने साथ अपनी वैल्यूज और कल्चर। आप इनकी डिटेल बता दें कॉन्क्वेस्ट की। फिर सूफी सेंट्स आए। सूफी सेंट्स सारे सेंट्रल एशिया से आए जी। आपके यहाँ आने वाले 99% सूफीज जो आए वो सारे सेंट्रल एशिया से आए। सो वो सेंट्रल एशियन ट्रेडिशंस वो आपके ड्रेस कोड का हिस्सा बनी। समझ आ रही जी? ऑफ कोर्स जुबान तो साथ फिर तुर्क आई, वो यहां से भी आई, यहां से भी आई, लेकिन ड्रेस कोड के कॉन्टेक्स्ट में जो अपीयरेंस है वो सूफी सेंट्स की आगे लोगों ने तरीकत की फॉर्म में फॉलो की। तो सूफी सेंट्स क्या एस्पेक्ट ये डेवलप होता है। फिर मुगल्स, मुगल्स के यहाँ फिर हमें इनकी पेंटिंग, इनकी कैलीग्राफी, इनके म्यूजिक, इनकी आर्किटेक्चर, इस तमाम में इन्होंने एक मिक्सचर डेवलप किया इंडिया की रिच ट्रेडिशन का और मुस्लिम ट्रेडिशंस का। तो हम कहते हैं इंडो मुस्लिम आर्ट। वो पेंटिंग में कैलीग्राफी, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, हर जगह पे इंडो मुस्लिम आर्ट वो डेवलप करवाने की कोशिश की। सो ये इस मुस्लिम में फिर मुगल्स ने ईरानी एंड तोरानी दोनों कल्चर्स को डेवलप किया।
ईरानी, तुरानी मतलब सेंट्रल एशिया, ईरानी मतलब ईरान का तो सबको पता है। सो एक मिक्स टेंडेंसी, जिससे एक यूनिक इंडो मुस्लिम आर्ट, जिसको फिर एक नेशनल आर्ट का स्टेटस मिल गया कि हाँ यही है जी हमारी पहचान। सो एक तो ये फ्रेमवर्क इन तीन का जिसका आपने जिक्र करना, लेकिन इन तीनों के अलावा एक चौथा फ्रेमवर्क जो खास तौर पे हमें इंडस सागा जो बुक है एतजाद एहसन की, इंडस सागा, वहां से डेवलप होता नजर आता है, एंड दैट इज सिविलाइजेशनल इम्पैक्ट। दो सिविलाइजेशंस का इम्पैक्ट कि वहां से डेवलप हुई कल्चरल टेंडेंसीज उसको ये रीजन फॉलो करता है, एक गंधारा और दूसरा मोइंजोदड़ो एंड हड़प्पा। कि इन दो सिविलाइजेशंस की जो वैल्यूज हैं उनको मैं इसको आप ब्रीफ नोट इनका बता दें या गूगल कर लें आप गंधारा की सिविलाइजेशन के ब्रीफ और मोइंजोदड़ो हड़प्पा के ब्रीफ। सो इनसे मिलके इसको आप पहला हेडर भी दे सकते हैं, लेकिन ये जरा कनेक्टिविटी में समझ आ जाती बात, इसलिए उनको पहले कर लें उसको पहले कर लें, दैट्स इट। सो यही वो तमाम है कि जिससे हम अपना ड्रेस कोड, अपना फूड कल्चर, सही जी, अपनी रिचुअल्स, कुछ में गंधारा की ट्रेडिशन नजर आएगी आपको नॉर्थ की साइड पे, साउथ में आपको मोहनजोदड़ो हड़प्पा की ट्रेडिशन नजर आएगी, सही है जी, एंड सो फोर्थ, कि आपकी कल्चरल हेरिटेज इन तमाम एस्पेक्ट से डेवलप होती है। इंट्रोडक्शन में मैं जब जाऊंगा तो मैं बताऊंगा जनाब कि कल्चर बहुत एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। इवन रिलीजन जब ये इंटरेक्ट करता है कल्चर के साथ तो कल्चर इतनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है कि ये रिलीजन को भी अपने अंदर समा लेती है और रिलीजन की एक न्यू डायमेंशन भी डेवलप कर देती है। तो कल्चर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिनोमेना और पीपल हिस्टोरिकली उनकी आइडेंटिटीज वो कल्चरल ही होती हैं। और पाकिस्तान जिस खित्ते में है हमारा कल्चर वो सेंचुरीज की प्रोडक्ट है, इट्स नथिंग न्यू, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ सेंचुरीज एंड इट हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट। सो मैं इस तरह इसको इंट्रोडक्शन को बनाऊंगा। कंक्लूजन में मैं लिखूंगा कि ये जो इंडो पाक रीजन है ना जी, ये एक ब्लेस्ड एंड साइमल्टेनियसली कर्स्ड रीजन है। ब्लेस्ड इस तरह कि ये एक प्लूरलिस्ट एंड टॉलरेंट रीजन रहा है कि इसने किसी भी न्यू कल्चर को, फॉरेन न्यू कल्चर, उसको अपने अंदर अडॉप्ट किया और वो अमेलगमेट हुआ। कर्स्ड इस तरह कि जब हम डिफरेंट टेरिटरीज अक्रॉस द ग्लोब उनमें एक जब हम यूनिकनेस देखते हैं, यूनिकनेस इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज स्पेशली इन अफ्रीका, कि डिस्पाइट फॉरेन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फ्रेंच ऑफ द ब्रिटिश, लेकिन अफ्रीकन रीजन में कल्चरल यूनिकनेस मौजूद रही, डिस्पाइट द फैक्ट कि जापान एंड आसियान रीजन जो बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज हुआ लेकिन फिर भी अपनी सेपरेट कल्चरल आइडेंटिटी प्रिजर्व रखी। लेकिन ये जो इंडो पाक का रीजन है इसलिए आज से कस्ट है कि अनफॉर्चुनेटली अपनी एक सेंचुरीज ओल्ड वो जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो कभी भी प्रिजर्व नहीं रख सका। ये एक मिक्स्ड
टेंडेंसी है, इधर फॉलोड इन इंडिया और इधर फॉलोड इन पाकिस्तान। सो मैं इस सवाल का कंक्लूजन अपना इस पैटर्न पे बनाऊं। ये भी थोड़ा सा मैं ज्यादा घुस गया। हाँ, ये अब आपका काम है देखने का भाई। गंधारा के 3-4 फीचर लिख दें, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको आप कहते हैं, 3-4 उसके फीचर लिख दें। ये बता दें आप कौन कौन सा अरब आया था, कौन कौन सा तुर्क आया, कौन कौन सा अफगान आया, सूफी 2-4 के नाम लिख दें। सो दूसरा सवाल ये सब कुछ पाकिस्तान अफेयर है, कुछ भी पूछ सकता हो। इसीलिए ये मैंने पोर्शन रखा था इसमें कि खुदा ना खास्ता अगर इसमें से सवाल आ गया तो फिर स्टूडेंट क्या करेगा। ठीक है जी, तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं जी। पाकिस्तान इज द विक्टिम ऑफ इमेजिन्ड कल्चर। पाकिस्तान इज द विक्टिम ऑफ इमेजिन्ड कल्चर, और जो रियल कल्चर है वो लैक करता है जी टॉलरेंस, प्लूरलिज्म। अच्छा जी, ये कैसे? पहले तो ये ज़हन में रख लें कि ये एक किताब है, पाकिस्तान सोशल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, M.A. कदीर, ऑक्सफोर्ड ने छापी। बड़ी मजेदार किताब, काफी मुश्किल किताब है लेकिन बड़ी मजेदार किताब। ये उसका थीसिस है जो कि बहुत रियलिटी के करीब है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। इमेजिन्ड कल्चर में हम जिंदा हैं जी, चाहे वो सोसाइटी सोशल लेवल पर है, सही है जी, चाहे वो फैमिली लेवल पर आप कह लें, यानी या सोशल में आप कह लें कि जो आपकी यानी कि सोसाइटी के लेवल पे आप कहें, सोसाइटी के लेवल पर, फैमिली के लेवल पर, रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में, वे ऑफ लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में, इन तमाम एस्पेक्ट्स में इमेजिन्ड कल्चर जो आपकी एजुकेशन में आपका करिकुलम आपको बताता है जी, आपका करिकुलम बताता है कि सोसाइटी में छोटे बड़ों की इज्जत करें, ठीक है जी, बड़े शफकत से पेश आए, फैमिली, एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, सारे मिलके रहते हैं, रिलीजन, रिलीजन की फॉलोइंग थ्रू डिफरेंट चैप्टर्स बताई जा रही होती है, रिलीजियस सैक्रिफाइसेस के बारे में बताया जा रहा होता है, अ वे ऑफ लाइफ, प्रैक्टिसेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जा रहा होता है, एथिकल कोड डेवलप करवा के दिया जा रहा होता है। सो ये जी सारा इमेजिन्ड है। और रियल कॉन्टेक्स्ट में इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म, इन तमाम ने जो रियल सेंस में छोटा बड़े की इज्जत नहीं करता, छोटा बड़े के लिए नशिस्त खाली नहीं करता, फैमिली स्ट्रक्चर शैटर्ड हो गया, रिलीजन की फॉलोइंग मिस इंटरप्रिटेशंस आ गई हैं या रिलीजन को फॉलो ही नहीं कर रहे अब लोग, और वे ऑफ लाइफ उसमें से एथिकल कोड खत्म हो गया और सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा आ गया। तो ये बेसिकली उसका एक पूरा वो थीसिस है उसके चैप्टर का कि कैसे पाकिस्तान इमेजिन्ड कल्चर में अभी भी अपने करिकुलम में जिंदा है। और ये जो तब्दीलियां आई हैं, इस तब्दीलियों के साथ इमेजिन्ड कल्चर जो आपकी टेक्स्ट के जरिए बताया जाता है वो अभी भी वहीं पे खड़ा है स्टेटस को में, जबकि रियल कल्चर उसमें ऑनर किलिंग भी है, सही है जी, उसमें रेप्स भी हैं, उसमें विक्टिमाइजेशंस भी हैं, उसमें वुमेन के साथ भी वायलेंस भी है, जो आपका इमेजिन्ड कल्चर जो टेक्स्ट की सूरत में वो नहीं बताता। सो ये उसका थीसिस का कॉन्टेक्स्ट है। वो पूछ सकता ना भाई, क्यों ना पूछे, एवरीथिंग इज पाकिस्तान अफेयर्स, कहीं भी जा सकता वो, क्योंकि इमेजिन्ड और रियल कल्चर ये कोई M.A. कदीर की फिनोमेना तो नहीं है, ये तो पहले से मौजूद है, उनकी वो एप्लीकेशन देखता पाकिस्तान पे, सही है जी।
कल्चरल हेरिटेज भी हमारा तो नहीं है ना, पूरी दुनिया का ही है, हम उसको पाकिस्तान में दे। लिंगुआ फ्रैंका भी पूरी दुनिया में प्रिवेल करती है, ये आइडिया, ये एस्पेक्ट। दुनिया कैसे डील करती है, हम कैसे करते हैं। तो इमेजिन कल्चर और रियल कल्चर, ये दुनिया में भी एस्पेक्ट्स मौजूद हैं, उसने पाकिस्तान पे अप्लाई कर दिया। सो इसलिए आज से अच्छा, ऐसे सवालों का इंट्रोडक्शन। कल्चर नेचुरल प्रोडक्ट होती है जी, कल्चरल फोर्सेस नेचुरल प्रोडक्ट होती हैं। हाउएवर कल्चरल प्रैक्टिसेस ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती हैं। कभी ये चेंज होती हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, कभी ये चेंज होती हैं फॉरेन इन्वेजन्स की वजह से, समझ आ रही जी। इवन कभी ये किसी डिजीज का प्रेवलेंट हो जाना, प्रिवेल कर जाना, कभी ये माइग्रेशन ऑफ पीपल, आपके इलाके में कुछ और लोग आ जाएं, आप कहीं और चले जाएं। सो कल्चरल फोर्सेस तो नेचुरल हैं, बट कल्चरल प्रैक्टिसेस चेंज होती रहती हैं। इन चेंजिंग कल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ अगर अथॉरिटी इन चेंजिंग प्रैक्टिसेस को रियलाइज करे, रिकॉग्नाइज करे, तो वो इश्यूज को, डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट कर लेती है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू या डिफरेंस होता है वो इंटेलेक्चुअल होता है जी, और उसी का पाकिस्तान भी विक्टिम है। सो आई फुली एग्री कि पाकिस्तान, यस पाकिस्तान इमेजिन्ड कल्चर का शिकार है। मैं इसको लेकर चलूंगा इस तरह। उसका सवाल है सीधा सीधा, ट्रेस जो है वो पाकिस्तान को आप बताएं जी, आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। तो मैं तो एग्री करता हूँ कि हाँ ऐसा है। मैं कंक्लूजन में आऊंगा ऐसे सवाल के, तो ऐसे सवाल के कंक्लूजन में आके, जाहिर है मैंने एग्री तो कर दिया कि हम विक्टिम हैं, तो मैं जरा यहाँ पे अगर कोई थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म चला दूं कि हमें इस इमेजिन्ड कल्चर को रैशनलाइज करने की जरूरत है। अब ये नहीं है कि दुनिया को हम ये बताएं कि हाँ हम तो बड़े फखर से ऑनर किलिंग करते हैं ठीक है, और रियल कल्चर में जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें। सो थोड़ा सा हम इमेजिन्ड कल्चर की सीढ़ियों से नीचे आए और रियल कल्चर की जो नेगेटिव्स हैं उनको एड्रेस करें और उसके पॉजिटिव्स को हाईलाइट करें। मैं इस तरह का कंक्लूजन का ऑप्टिमिस्टिक टोन का कंक्लूजन बनाऊंगा ऐसे सवाल का। इसके बाद जी अगला सवाल है, ये सारे सवाल आपके लिए नए हैं इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, बच्चे बच्चे को पता है जी, रट्टा मार लें, गूगल कर लें, अभी रट्टा ही मारना। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, कोयला है जी, फॉरेस्ट है जी, हैं जी, उनका पता होना चाहिए स्टूडेंट को। तो इन पे मैं ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ, वो तो मैंने इनफैक्ट उन पे बात ही नहीं करनी, तो वो रट्टा है भाई, सीधा सीधा। Since 1947, it is the failure of our political elite to place the role and status of Islam as envisaged by founding fathers. It has significantly affected our national identity. National identity. हम बुरी तरह फेल हुए हैं रोल एंड स्टेटस ऑफ इस्लाम इसको फिक्स करने में, सेट करने में, क्योंकि इसी के तनाजुर में फिर हमारी नेशनल आइडेंटिटी, कौमी शनाख्त बन सकती थी। सो हमारी पॉलिटिकल एलीट बुरी तरह फेल हुई है इस रोल एंड स्टेटस ऑफ इस्लाम को सेट करने में, फिक्स करने में। हम इसमें कॉन्टिन्यूसली एक्सपेरिमेंटेशंस में पड़े रहे, एक्सपेरिमेंटेशंस टू सेट रोल एंड स्टेटस, तजर्बे करते रहे ऑफ इस्लाम। मैं उन कुछ तजर्बों का बता दूंगा। एक तजर्बा मॉडरेट्स ने किया इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। एक तजर्बा आके फिर इस्लामिक सोशलिज्म का किया बाय भुट्टो रजीम। मैं थोड़ी सी डिटेल इसकी बताऊंगा, थोड़ी सी डिटेल इसकी बताऊंगा। फिर एक तजर्बा इस्लामाइजेशन ऑफ जिया से किया गया।
हर एक ने रोल एंड स्टेटस ऑफ इस्लाम अपने तरीके से डेवलप करवा के एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की। और एक तजर्बा फिर एनलाइटेंड मॉडरेशन बाय मुशर्रफ रजीम किया। ये जो डिफरेंट तजर्बे हुए ना जी हमारे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक हैं। फिर दो तरह के कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप हुए हमारे यहाँ। एक ये कि हम एक नेशनल आइडेंटिटी, स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी बना ही नहीं सके। सोसाइटी इन एस्पेक्ट्स में वियर एंड टियर का शिकार है। कुछ इस्लामाइजेशन ऑफ जिया के एडवोकेट्स हैं, कुछ मुशर्रफ के, कुछ भुट्टो की इस्लामिक सोशलिज्म के, कुछ मॉडरेट्स हैं। सो हर कोई वेयर एंड टियर का शिकार होगी सोसाइटी आपकी टोटल। नेशनल आइडेंटिटी अच्छी होती है या बुरी होती है ये मैटर नहीं कर रहा। टर्किश 100 साल एक सेकुलर टेंडेंसी पे चलते रहे, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी उसी कॉन्टेक्स्ट में बनाई। इंडिया एक सेकुलर आइडेंटिटी बनाने की कोशिश इंडिया में करने की कोशिश होती रही। और तो अब मोदी की गवर्नमेंट, ये 3-4 साल या 5 साल की गवर्नमेंट है, इसमें हमें इश्यूज नजर आते हैं। लेकिन स्टेट लेवल पर वो सेकुलर टेंडेंसी कि हम जनाब रिलीजन की बेस पे हमारी लॉयल्टीज और हमारी जो रिसोर्सेज हैं उसकी डिवीजन नहीं होगी। सो आइडेंटिटीज अच्छी बुरी नहीं होती हैं, बस जो आपने डेवलप करवा लिया उसको तो बेहतर तौर पर अप्लाई करो। हम उसमें तजर्बे करते रहते, हमने सोसाइटी को वेयर एंड टियर का शिकार कर। जब आपकी स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी नहीं होती तो तब फिर रीजनल आइडेंटिटीज वो सरफेस होना शुरू हो जाती है। और एक मल्टी एथनिक सोसाइटी में तो ये बहुत डेंजरस है। हम क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी नहीं बना सके, पहली रीजनल आइडेंटिटी बंगालियों की सूरत में आ गई। फिर अब मुख्तलिफ रीजनल आइडेंटिटीज गो के नॉट इफ नॉट इन द सेम लाइन, लेकिन वो रीजनल आइडेंटिटीज इवन आपकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को भी इफेक्ट करती हैं। तो ये हमें दो तरह के बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सो इस तरह मैं इस सवाल में बताऊंगा कि हमने क्यों हम एक नेशनल आइडेंटिटी इफेक्टिव डेवलप नहीं करवा सके और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ इन तजर्बात की बुनियाद पे। ऐसे सवालों का मैं इंट्रोडक्शन बनाऊंगा, तो मैं इंट्रोडक्शन में बताऊंगा उसको कि नेशनल आइडेंटिटी जो है वो जी सम टोटल ऑफ नेशनल करेक्टर होती है जी, नेशनल करेक्टर ऑफ पीपल, उसका सम टोटल होती है। नेशनल आइडेंटिटी कभी भी नेचुरली डेवलप नहीं होती जी। नेशनल आइडेंटिटी आपकी पॉलिटिकल एलीट को डेवलप करवानी पड़ती है हर जगह पर। एक शनाख्त, हमारी ये शनाख्त है भाई, तो उसका प्रचार किया जाता है आपके एजुकेशन सिस्टम के जरिए, समझ आ रही जी, आपके इवन पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए, आपकी डिफरेंट वैल्यूज जो आप सोसाइटी में इनकलकेट करते हैं उसके जरिए। सो नेशनल आइडेंटिटी नेचुरल नहीं होती, ये एक नेशन स्टेट डेवलप करती है। और ये तो आपको पता है कि नेशन स्टेट नेचुरल नहीं है। हाँ, नेशन नेचुरल है, लेकिन नेशन स्टेट को नेचुरल फिनोमिना नहीं है, टेरिटोरियल है। इस टेरिटरी में रहने वाले हम सब एक कौम, अब हो सकता है वो 8-10 कौमें हो सकता है वो एक ही हो, तो वो फिर अपनी मुख्तलिफ स्लोगन्स, एंथम्स, ट्रेडिशंस, फोक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके जरिए अपनी आइडेंटिटी डेवलप करते हैं, शनाख्त डेवलप करते हैं। हमने कहा हम इस्लाम से शनाख्त डेवलप करेंगे, लेकिन उसमें तजर्बे इतने कर गए हम कि इशू बन गया। मेरा इस तरह का इंट्रोडक्शन होगा। कंक्लूजन में अब हम इतने ज्यादा फ्रजाइल हो चुके हुए हैं, हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम इतना ज्यादा फ्रजाइल हो चुका हुआ कि हम किसी भी तरह की न्यू एक्सपेरिमेंटेशन उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सो मेरी राय में अगर हम वापस 1949 पे चले जाएं, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पे, और एक मॉडरेट आउटलुक में ही रहते हुए ऑपरेट करें, तो हम अपने इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। इश्यूज लाइक बहुत बड़ा इशू ब्लास्फेमी पे लोगों का, पीपल का रूल, कानून को, लॉ को हाथ में लेना, ये एक सीरियस इशू है, क्योंकि लोगों में ये आइडेंटिटीज प्रिवेल करवाई गई।
तो लोग समझते हैं ये मैं ठीक कर रहा हूं। सो लॉज की सुप्रीमेसी करवाई जाए, एक मॉडरेट आउटलुक डेवलप करवाई जाए, जो कि बादी नजर में पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी इसी स्केल पर ही बेहतर डेवलप हो सकती। इन 4 सवालों को मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया जी। क्यों? क्योंकि ये हटके हैं और आ भी सकते हैं, और इनमें आपने ज़ाहिर फिर आर्ग्यू करना है, अपने आर्गुमेंट्स डेवलप करने। जब दूसरा पोर्शन है ना भाई, तो अगर किसी को जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान की वो कहता है मुझे पता ही नहीं, तो भाई माजरत, फिर वो सीएसएस का स्टूडेंट कोई नहीं किसी भी तरह। आपको एफए बीए की किताब भी उठा लेना जी, तो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, उस पर चीजें मिल जाती हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। Not to confuse it with geopolitics and geoeconomics. Geopolitics हर मुल्क इस फ्रेमवर्क को अकाउंट फॉर करता है, जियोइकोनॉमिक्स इस फ्रेमवर्क को हर कंट्री अकाउंट फॉर करता है या कर सकता है। उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, पूरी कोल्ड वॉर जियो पॉलिटिक्स पे चली है। उसके इर्द गिर्द क्या ट्रेड के, बिजनेस के, ट्रांजिट के क्या पैटर्न चल रहे हैं, और उसमें वो किस तरह बेहतर फिट इन हो सकता है, लेबर के एक्सेट्रा। जियो इकोनॉमिक्स। जियो स्ट्रेटेजिक हर कंट्री इस फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं कर सकता, ये है ही आपकी ज्योग्राफी के साथ लिंक, विच इज अ परमानेंट फीचर। आप एक वीक स्टेट हैं, तो आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उसकी रोशनी में आप अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। जियो पॉलिटिक्स, या ग्लोब में क्या हो रहा है, एज कॉन्टिनेंट्स में क्या हो रहा है, पूरे ग्लोब का पावर स्ट्रक्चर क्या है, जियो पॉलिटिक्स। आप एक वीक स्टेट हैं, आपके इर्द गिर्द या ग्लोब में क्या मोड्स ऑफ प्रोडक्शन तब्दील हो रहे हैं, कंपटीशंस डेवलप हो रहे हैं, मार्केट्स ओपन हो रही हैं, उसमें आपने क्या ऑप्शंस डेवलप करनी है, जियो इकोनॉमिक्स। आप एक वीक स्टेट है, लैंड लॉक्ड है, तो आप जियो इकोनॉमिक्स या जियो पॉलिटिक्स तो किस को तो डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आपकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है। सो नॉट टू कंफ्यूज कि आप जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जब लिखेंगे तो आपने जियो पॉलिटिकल या जियो इकोनॉमिक लिख देना, बट जब आपकी पोजीशन जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में बेहतर है, तो आपकी जितनी भी जियो पॉलिटिकल या जियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स हैं, उनको एडवांटेज मिल जाता है इन कंपैरिजन विद अदर्स। अब इस पैटर्न को सामने रखते हुए जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो सब लिख सकते हैं, एक तरफ जनाब समंदर है जी, एक तरफ जनाब मुस्लिम कंट्रीज हैं जी, एक तरफ चाइना है जी। हम चाइनीज के साथ भी जो हमारी एंगेजमेंट्स हैं, वो जियो स्ट्रेटेजिक पहले है तो है ना, उसमें से आप जियो इकोनॉमिक्स निकाल रहे हैं। कोल्ड वॉर में आपकी रिलेटिव जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग थी, तो जियो पॉलिटिक्स आपकी डेवलप हुई ना जी। सो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इस लिहाज से, और एक आपको डिफरेंस भी चलो एक बेसिक बताने की कोशिश की मैंने, इसी को आप अपने इंट्रोडक्शन में ले सकते हैं अगर आप लेके जाना चाहें। समझ आ रही जी? सोर्सेस के लिए, क्योंकि ऐसी चीज पढ़ने की बहुत जरूरत है जी, सोर्सेस के लिए इयन टालबोट की किताब है पाकिस्तान आ न्यू हिस्ट्री। इसका इंट्रोडक्शन और पहला चैप्टर सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाती है, पाकिस्तान आ न्यू हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट चैप्टर। डाटा थोड़ा सा पुराना है क्योंकि 2011-12 की किताब है, होता है बीइंग अ पॉपुलेशन ऑफ 180 मिलियन, अब तो नहीं है ना उस वक्त की। लेकिन जो असल काम की बात है वो कहता है पाकिस्तान वुड हैव बीन अ प्रॉस्परस कंट्री had Pakistan being
in any other part of the world. समझ आ रही जी? सो बड़ा मजेदार चैप्टर है, इसको जरूर देखिएगा. So it was quite an easy question. FA BA की किताबों में भी जो है ना वो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की, उसके ऊपर आपको छोटे छोटे नोट्स मिल जाते हैं. इसी तरह जनाब अगला सवाल, नेचुरल रिसोर्सेज. उसने कुछ नहीं पूछा आपसे नेचुरल रिसोर्सेज पे कोई क्रिटिकल ये वो नोट पूछा आपसे. ठीक है जी, आप बता दें उसको. नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड भी होती है जी, नेचुरल रिसोर्सेज में फॉरेस्ट भी होते हैं जी, नेचुरल रिसोर्सेज में आपके माइंस एंड मिनरल्स भी होते हैं जी, नेचुरल रिसोर्सेज में. और इनकी आपने डिटेल बता देनी उसको. क्रैमिंग है, रट्टा है, कोई इतनी बड़ी इसमें रॉकेट साइंस जो है वो कोई नहीं है. अल्लाह खैर से. ये तो सवाल मैं तो नहीं इसको जो है वो लेके चलूंगा कि मैं आपको बताऊं जी कि मिनरल के रिसोर्सेज जिप्सम के कहाँ पे हैं, तो क्रोमाइट के कहाँ पे हैं, तो सॉल्ट के कहाँ पे हैं. ये तो याद करने वाला सीधा सीधा FABA का सवाल है, लेकिन वो पूछ सकता है ना. और वहां पर आपको जब ये पूछे तो 99% स्टूडेंट तो इस तरह की चीजों को देख के नहीं जाता. वो कहता ये क्या जी, ये कहाँ से पूछ सकता है. या जिस तरह मैंने कल के पेपर में आपसे पूछ ली थी इस्लामिक प्रोविजंस, तो मैं कहता यार इस लेवल पर कहाँ पूछेगा इस्लामिक प्रोविजन यार. तो इसको जरूर नेचुरल रिसोर्सेज किसी भी FABA की किताब में नेचुरल रिसोर्सेज गूगल कर लें हम, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान बस. लेकिन हाँ बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, लैंड फॉरेस्ट एंड माइंस एंड मिनरल्स. इंट्रोडक्शन में बताऊंगा तो मैं लिख दूंगा जनाब के नेचुरल रिसोर्सेज की बड़ी इंपॉर्टेंस है. 20th सेंचुरी में जो वॉर्स हैं वो तो हुई हैं नेचुरल रिसोर्सेज पर, कभी ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में, और 21st सेंचुरी में कहा जाता है कि जी वाटर पे भी हो जाएंगी वाटर वॉर्स. नेचुरल रिसोर्सेज पर स्टेट्स लड़ भी पड़ती हैं आपस में, ये इतना इंपॉर्टेंस है इसकी. और पाकिस्तान के पास तो नेचुरल रिसोर्सेज की अबंडेंस है, बट अनफॉर्चुनेटली हम उनको फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे. मैं इस तरह का इंट्रोडक्शन दे दूंगा, बाकी तो बीच में सारा डाटा और फैक्ट्स हैं जो मैंने बताने. कंक्लूजन में दूंगा तो मैं कह दूंगा जनाब रिच इन रिसोर्सेज पुअर इन मैनेजमेंट. दैट्स इट. फिर अगला सवाल उसने पूछ लिया आपसे, लेबर राइट्स. लेबर के राइट्स का जनाब स्टेटस आप उसको बताना. भाई ज्योग्राफी सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी तो नहीं होती ना जी कि सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी आप कर लें. आप अगर आप में से किसी का भी ज्योग्राफी है तो वो इस चीज को रियलाइज जरूर करेगा कि जनाब ये कोई ये नहीं कि सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी होती है. ज्योग्राफी हर हाल में ह्यूमन भी होती है. 2 पेपर होते हैं ज्योग्राफी के, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड क्या कहते हैं आपका फिजिकल ज्योग्राफी. दोनों को मिला के दोनों मुताला पाकिस्तान में उसकी तो आ सकता है ना जी. तो आप उसको बता दें आर्टिकल्स कौन कौन से हैं जी जो आपकी लेबर राइट से रिलेटेड हैं जी. 11वां है जी, उसके बाद 17वां है, 18वां है, 25वां है, 37वां है, जो बड़े आपके लेबर राइट्स हैं. प्रॉब्लम्स बता दें जी, प्रॉब्लम्स क्या हैं जी. वेजेस कम है जी, है जी. कंडीशंस ठीक नहीं है लेबर के लिए. स्टेट की इनकैपेसिटी है कि जनाब इनकैपेसिटी ऑफ स्टेट, क्या आर्टिकल्स तो मौजूद हैं अप्लाई नहीं करवा पाती जी. फिर चाइल्ड लेबर के इश्यूज हैं जी. समझ आ रही जी. सो ये तो मौजूद है इशू जी हमारे पास. फिर लेबर लॉज मौजूद हैं लेकिन इनकी एप्लीकेशन के इश्यूज हैं जी. ये तो आप बता देंगे 70 के करीब तो लेबर लॉज है सूबों के और सेंटर के मिला के. 90 रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सेंटर के और सूबों के मिला के. सही. लेकिन फिर भी अगर हम लेबर इंडेक्स को देखें तो लेबर इंडेक्स में हमारे प्रॉब्लमेटिक कंट्रीज में 8th पोजीशन है जी हमारी. जहां प्रॉब्लम है लेबर की 8वें नंबर पे आते हैं हम दुनिया में. फिर आप वे फॉरवर्ड बता दें कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं जी. कुछ सजेशन छोटी मोटी. लेबर फेडरेशन, पाकिस्तान लेबर फेडरेशन जो है, वर्कर्स फेडरेशन कहते हैं एग्जैक्ट, पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए जी. ये जो हम
वेजेस 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 करते हैं ना, मिनिमम वेज मिनिमम वेज, इस प्रैक्टिस को खत्म किया जाए, इसको ना चलाया जाए। हमें लिविंग वेज के तस्वर की तरफ आना चाहिए कि भाई ऐसी वेज होनी चाहिए तनख्वाह के जिससे वो अपना गुजर बसर कर सके। मिनिमम वेज के तस्वर को खत्म करना चाहिए। समझ आती जी? और इस तरह के बहुत से इजी, लेकिन क्या है कि ऐसा सवाल टेक्निकल है। अगर आपको स्पेसिफिक आर्टिकल्स का नहीं पता, रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं पता, तो इस तरह का सवाल आप नहीं डेवलप कर सकते। तो इन आर्टिकल्स को एटलीस्ट एक दफा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की ना एप्लीकेशंस भी मिल जाती हैं। ये जरूरी नहीं कि आपने किताबें रखनी है अपने पास या पीडीएफ में डाउनलोड करना है। एप्लीकेशंस, गूगल स्टोर पे जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, कितने चैप्टर्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, सारा आप फौरन जनाब इन पहुंच के और इनको आप इनमें से 2-3 को भी कोट कर लें तो दैट वुड बी सफिशिएंट। मैं ऐसे सवाल का इंट्रोडक्शन बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा भाई जी कि लेबर वो इशू है जिस पर रिफॉर्म्स हुई 19th प्लस 20th सेंचुरी में। तो जनाब वेस्टर्न यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स इसकी तरक्की के बड़े राजों में एक राज के इन्होंने लेबर को रिफॉर्म्स दी। और लेबर ही वो फिनोमेना है जिसको मार्क्स ने हाईलाइट किया कि लेबर की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो आओ लेबर इकट्ठी हो जाए, रेवोल्यूशन लेके आए। सो लेबर को लेके कोई भी स्टेट वो अगर उससे अपनी नेग्लिजेंस करती है, तो उसके राइट्स को पूरा नहीं करती है, तो आप प्रोग्रेस या डेवलपमेंट या तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। और मेरली वो भी लॉज बना के नहीं, बल्कि उनकी इफेक्टिव एप्लीकेशन करके। पाकिस्तान का भी यही इशू है जी, लॉज हैं लेकिन एप्लीकेशन, और वो मैंने ये इसमें यही साबित आपने करना ना जी कि लॉज तो हैं, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड भी लॉ तो मौजूद है, लेकिन आप करी जा रही। 1991 में भी इस पे लॉ आया, 1995 में भी इस पे लॉ आया, लेकिन आप करी जा रही हैं एप्लीकेशन के इशू। सही है जी। और उसके बाद उसने आपसे पूछ लिया कि भाई ये जो वाटर का डिस्प्यूट है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज हैं सूबों के दरमियान, इस पे बताएं जी थोड़ा सा। तो मैं इस सवाल का जवाब लिखूंगा क्योंकि उसने डिस्कस इन डिटेल द इश्यूज अमंग प्रोविंसेस, तो मैं कहूंगा जी थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इसमें बताना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि अर्ली 20th सेंचुरी में एक कर्जन कमीशन था, कर्जन कमीशन। उसने पंजाब एंड सिंध के दरमियान वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पर अपना वर्डिक्ट दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही एप्लीकेशन नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि पंजाब में फिर अर्ली 20th सेंचुरी में आबादकारी बहुत हुई, पानी ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुआ सिंध की वायलेशन में। फिर 1945 में जी पंजाब सिंध एग्रीमेंट हुआ जी। इस एग्रीमेंट में लिखा था 30% पंजाब कम से कम पानी सिंध को देगा, प्लस लिंक कैनाल्स पंजाब में नहीं बनेंगी। लेकिन 1947 से लेके 1960 तक हमें बड़ा एक्यूट किस्म का वाटर क्राइसिस, इंडिया पानी बंद कर देता था। क्या फैक्टर्स थे, क्या रीजंस थे, आप वो बता देंगे इंडिया की। ये हुई इसकी वजह से फिर अपर रिपेरियन के जो आपके एरियाज थे पंजाब के, इनको वाटर मैनेजमेंट करनी पड़ी, जिससे सिंध अफेक्ट हुआ। फिर जी 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी, इसमें जनाब सिंध एक्यूज करता है कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और ट्रीटी कर ली गई। ईस्ट के सारे पानी जो है वो आपने ईस्टर्न रिवर्स के इंडिया को दे दिया, हमारे से तो आपने पूछा ही कुछ नहीं, बात नहीं की। हमें और ज्यादा डिपेंडेंट कर दिया आपने ऑन पंजाब। सही जी। इस वाटर मिसमैनेजमेंट को फिर या इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इरसा भी बनाई गई, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी 1991। उसकी थोड़ी सी डिटेल्स बता दें। फिर एक्विजिशंस भी हैं, वाटर थेफ्ट की एक्विजिशंस हैं एक दूसरे पे। फिर कालाबाग भी ऐसी ही एक्विजिशंस का शिकार हो गया। फिर पॉलिटिशियंस इसको पॉलिटिसाइज करते हैं, पॉलिटिसाइजेशन करते हैं जी इसकी, वाटर पॉलिटिक्स करते हैं अपने मकासद को पूरा करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए।
सही है जी। तो ये कुछ बड़े एस्पेक्ट्स मैं सिर्फ सिंध पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बताया, आप ला सकते हैं जी, बलूचिस्तान को भी ला सकते हैं। लेकिन अगर, क्योंकि बलूचिस्तान का बड़ा इशू जो है वो काला बाग से रिलेटेड ही था, कि बलूचिस्तान का ख्याल था कि काला बाग जहां पे बन रहा है वहां नहीं, थोड़ा सा नीचे बनना चाहिए। केपीके का इशू जी, केपीके के इशू ज्यादातर रॉयल्टी के हैं, प्लस काला बाग पे थे इशू, रॉयल्टी तरबेला की, गाजी बरोथा की, उसकी रॉयल्टी के इशू। लेकिन यानी वो छोटा एस्पेक्ट है, बड़ा जो एस्पेक्ट है वो सिंध और पंजाब के दरमियान। गो के 2008 में हमने अपनी वाटर पॉलिसी, और उस वाटर पॉलिसी में फिर हमने प्रोविंसेस के दरमियान इश्यूज को एड्रेस करने का एस्पेक्ट बढ़ाया। गो के हमने 2010 में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसमें भी कि जी वाटर रिलेटेड बातचीत यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे का सारा एस्पेक्ट जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। उसकी प्राइमरीली रीजन एक तरफ तो आपकी पॉलिटिकल विल की, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, और दूसरा फिर इंडिया फैक्टर तो है ही है, क्योंकि आपके यहाँ जितना भी पाना आनी है ना वो इंडिया की तरफ से हो गया, और उसका फिर इम्पैक्ट आपके सूबों के ऊपर भी, और अनफॉर्चुनेटली सूबों की लीडरशिप इसको प्रोत्साहित करती रहती है, मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में एंगेज ही नहीं होती। सो फ्यूचर इधर, मेरा कंक्लूजन में इसको लेके आऊंगा कि फ्यूचर इधर तो हम एक वाटर वॉर की तरफ जा रहे हैं अगर हमने इंडिया के साथ अपने इश्यूज को एड्रेस ना किया, और या फिर वाटर ही हमारी डिसयूनिटी का सबब बन सकता है, हमारी डिसइंटीग्रेशन हो सकती है। वाटर एक इतना बड़ा इशू है हमारे सूबों के दरमियान, खासतौर पे दो बड़े सूबों के दरमियान, तो इसको टाइमली एड्रेस करने की जरूरत है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्टेक्स्ट में इसको टाइमली एड्रेस करने की जरूरत है। तो मैं इस तरह इसका कंक्लूजन करूंगा। ये जी आपका पेपर, और रिकॉर्डिंग में जो है वो स्टॉप कर दूं।